पब्लिक नामा का बहुत बहुत आभार कि आपने इस विषय पे मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। भाई राजा का भी बहुत आभार और आपके सभी सहयोगियों का आभार। मैं आपको पोइट्री थेरेपी के बारे में बात बताने जा रही हूँ और उससे पहले मैं आपको पोइट्री से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि कविता और कहानी दोनों अलग अलग ही बात होती हुई कहीं तो मिलती हैं। ये सन 1940 की बात है, 1940 की, कि एक हंगेरियन यहूदी थे, मिक्लोस रेडनोटी। वो अपने जमाने के एक अच्छे कवि थे, लेकिन उस समय क्योंकि वो यहूदी थे तो उनको, जब युद्ध चल रहा था तो उनको एक सैन्य, एक, उन्हें स्लेव के रूप में उनको बना लिया था और उनको पहले तो कंसंट्रेशन कैंप में रखा। कंसंट्रेशन कैंप में जो मजबूत लोग होते थे उनको सेना के स्लेव बना देते थे, उनके दास बना लेते थे, और जब वो कमजोर हो जाते थे तो कोई दूसरे कैंप में भेज देते थे। तो जब 1944 में वे अपने कुछ और मजदूरों के साथ में, किसी और के साथ में वो जा रहे थे, उनको ले जाया जा रहा था युगोस्लाविया दूसरे युद्ध में, और नेचुरली वो यात्रा पैदल थी। तो रास्ते में बहुत से चित्र आते हैं और मिक्लोस रेडनोटी, चित्र मतलब प्राकृतिक चित्र आते हैं, और मिक्लोस रेडनोटी अपनी एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखते जाते हैं। और ये जब लिख रहे थे तो जब उन्होंने चौथा, उस समय जो छोटी छोटी कविताओं को पोस्ट कार्ड पोइट्री कहा जाता था, तो जब उन्होंने अपनी चौथी कविता लिखी तो किसी सैनिक ने देख लिया और उनको बहुत मारा पीटा। कहा जाता है कि बाद में जब उनको, जब वो पहुंचे, या जब उन्होंने, बहुत खराब हालत भी हो गई थी, उसके बावजूद युगोस्लाविया पहुंचने से पहले ही अन्य 40 सैनिकों के साथ उनको मार दिया गया, क्योंकि वो कमजोर हो गए थे, चलने लायक नहीं रहे थे मारपीट के कारण। अभी कविता क्या लिखी उन्होंने? कविता लिखी, बुल्गारिया के बाहर तोपखाने की गड़गड़ाहटों की भयानक जंगल गर्जना, और इस पर पहाड़ में प्रतिगुंजित होता हुआ विद्रोह फिर खामोशी में डूब जाता है। यहाँ पुरुष, जानवर, वैगनों और कल्पनाओं सभी में वृद्धि हो रही है। सड़कें और हिरन हिन हिनाते हुए आकाश तक कुलांचे मार रहे हैं। मेरी प्रिया, तुम्हारा प्रेम सदा मेरे साथ है। इन निरंतर अराजकताओं के बीच मेरी अंतरात्मा के भीतर चमक रहा है, उष्णता और एकात्मा से भरपूर। हालांकि यह प्रेम गतिहीन है, मूक है, अवाक है, एक स्वर्गदूत की मौत की तरह है, एक सड़ते हुए पेड़ के दिल में छिपे हुए एक बीटल की तरह। कितनी अद्भुत कविता उन्होंने, प्रेम कविता, उस समय लिखी जब उनके मुंह से खून निकल रहा था। वे चलने में अशक्त थे, वो चल नहीं पा रहे थे, और दूसरे, जो उनको डर था कि अगर वो लिखते हुए पा जाएंगे तो मर जाएंगे। उनकी जब मृत्यु हुई तो 40 को एक साथ उन्होंने खोद कर जमीन में गाड़ दिया गया। और बहुत, शायद युद्ध के बाद में जब ये ढूंढे गए कि कहाँ कहाँ पर सैनिकों के साथ साथ कैसी कैसी बर्बरता हुई है, तब उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी लाश के ऊपर ये पोस्ट कार्ड, गीत रखे हुए हैं। अब सोचने की बात है कि एक व्यक्ति जो बहुत दुख में है, कष्ट में है, जो चल भी नहीं पा रहा है, जो युद्ध में है, जिसकी अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं पता, वो किसको याद कर रहा है? अपनी प्रेमिका को। और जब वो सौंदर्य भी कर रहा है यहाँ पर, जैसे वो कहते हैं, सड़के और हिरन हिन हिनाते हुए आकाश की ओर कुलाचे मार रहे हैं, यानी वो लिख भी रहा है तो एक बहुत खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिख रहा है। क्या हुआ होगा उसके बारे में, क्या होगा उसके मन में, क्यों कविता लिख रहा था वो? चलिए इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ आपको। दूसरी कहानी है एलिसिया पार्टनोई, वो अभी की है, मेरी उम्र की ही है।
2009 में हमने एलिसिया पार्टनर को अपने कृत्या फेस्टिवल में बुलाया था। तो एलिसिया पार्टनर की कहानी तो बहुत नई है, क्योंकि वे अर्जेंटीना में एक युवा थी जब 20-21 साल की थी। और उस समय वहां का जो प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु के बाद में सैन्य अधिशासन हो गया था, यानी आर्मी ने उसको अनुशासन कर लिया था। और उन्होंने क्या किया कि जो युवक थे जो उसका विरोध कर रहे थे सैनिकों की तानाशाही का, उनको धीरे धीरे गायब करना शुरू कर दिया। एलिसिया सिर्फ 21 साल की थी, और लेकिन उनका प्रेम विवाह हो चुका था। उनकी एक शायद 9 महीने की एक बच्ची थी, वो अकेली थी अपने घर में। और वहां सैनिक आए और उनको लेके गायब हो गए। भाग्य से बच्ची को छोड़ गए, नहीं तो बच्ची को भी ले जाके मार देते। बच्ची अकेली थी। पड़ोसियों की ने शायद माँ बाप को सूचना दी और माँ बाप आके बच्ची को लेके चले गए। एलिसिया को कंसंट्रेशन कैंप में रख दिया गया, जहां पर उनके जैसे अनेक युवा साथी थे। जब मैंने एलिसिया से बात की तो आपने क्या किया, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन कैंप देख कर आई हूँ जर्मनी का, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नग्न हालत में दराजों में रख दिया जाता है। तो एलिसिया ने कहा, नहीं, जब बूंद गिरती थी तो हाथ बढ़ा के बूंद को भी लेते थे, खुश भी होते थे, पुराने जोक करके अपनी सहेली से हंस भी लेते थे। और टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो दराजों में पड़े रहते थे अगर काम के अलावा, तो वो हम लोग टाइम पास करने के लिए कुछ जोक भी मारते थे और पुरानी राइम्स भी पढ़ते थे। भाग्य से ऐसा हुआ जो बहुत कम होता है। एलिसिया खुद कहती हैं कि उनको 3 महीने बाद ही उनको वहां से निकाल दिया गया। एलिसिया तो कहती है कि जब मुझे ले जा रहे थे कि नहा कर आओ, तो मैं सोच रही थी अब मुझे मारने ले जा रहे हैं। सबको पता पड़ गया था कि गैस चैम्बर में ले जाया जाता है। लेकिन उनको वहां से जेल में डाला गया। जेल में उन्होंने पहली बार आके कविताएं लिखनी शुरू की। पहली कविता अपनी बच्ची के लिए लिखी। और इसके बाद में उसकी माँ उनकी माँ आई 1.5 साल 2 साल बाद। अमेरिकन शासन के दबाव से स्वयं वे वहां से निकाल दी गई और अमेरिका में भेज दी गई, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो अपने देश में नहीं रहेंगी, और अमेरिका में आ गई, जहां पर वो अपनी बेटी और अपनी माँ से, परिवार से मिल सके। बाद में बहुत सालों बाद, यानी कुछ साल लगे उन्हें संभलने में स्मृतियों से, और फिर उन्होंने इस स्मृतियों को कविता के रूप में पुराया। और उन कविताओं ने बहुत से लोगों को आपस में मिलने दिया। बहुत से लोग उनसे आपस में जो खो गए थे, किसका बेटी है, किसका बच्चा था, क्या था, वो सब उनकी कविताओं में जब आया। तो वो बताती है कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं बैठी हुई थी, मैंने कविता सुनाई अपनी सहेली की जिसकी 2 बच्ची थी। तो हॉल में बैठी एक लड़की ने पूछा कि क्या आप इसकी तो बात नहीं कर रहे? तो हाँ, कहते मेरी माँ थी। और यही नहीं कि वहां का जो कोर्ट मार्शल, बाद में बहुत सालों बाद वहां पर फिर इस बारे में चर्चा हुई और वैश्विक रूप से इसके बारे में बात हुई। तो इनकी जो कविताएं थी वो भी एक गवाही बनी, और इस तरह से वो तानाशाही से दूर। ऐसे असंख्य असंख्य कहानी मैं आपको बताती हूँ। ये लोग सब ऐसे लोग हैं जहां पर उनकी मौत की कगार पे आ गए हैं, मृत्यु की कगार में आ गए हैं। वहां पर उनको कविताएं उनको सहारा दे रही हैं, जीने की शक्ति दे रही हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अगर हम अपनी मानव संस्कृति को भी देखेंगे तो हम ये जानते हैं कि मानव जब मनुष्य पशु से थोड़ा सा अलग हुआ, यानी पशु से पहले बहुत भय था उनसे, और जब वो थोड़ा सा अपने भय से उस पे उसने थोड़ा सा लगाम लगाई, और जब वो ये देखने लगा कि भाई मेरा अस्तित्व अलग भी है, तो उसने सोचना शुरू किया। गुहाओं में चित्र बनाने शुरू किए, उसने गाना शुरू किया, उसने आसपास देखना शुरू किया, सोचना क्या शुरू किया, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। और ये पूरी दुनिया में जहां जहां संस्कृतियां फैली, ये सोचना, ये चिंतन चलता रहा। ऋग्वेद के पहले ही कांड में, मंडल में, एक 164वें सूक्त में एक ऋषि कहते हैं कि न विजानामि यदि वेदमस्मि निन्य सन्नद्धो मनसा चरामि यदा म आगम प्रथमजा
ऋतस्यादि वाचो अश्नुते भागमस्य। मैं जानता नहीं हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन इसी चिंता के भार से मैं सारे दिन हमेशा भटकता रहता हूं। और जब मुझे ये सत्य पता पड़ेगा तो मैं उसमें से अपना भाग ले लूंगा। इन्हें सत्य जानने की इच्छा थी कि क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरे ऊपर ये बोझ है। बहुत बात रेने डिकार्टे ने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। भाई मैं इसलिए जिंदा हूं, मैं मनुष्य इसलिए हूं, मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं सोचता था, मैं कल्पना करता था। तो अभी हम ये देखें कि आखिर क्या है। जब मनुष्य ने चिंतन शुरू किया तो चिंतन क्या था, वो कौन है। और ये चिंतन भी था कि ये आसपास जो है, ये रात होती है, अंधेरा हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। अथर्ववेद में बहुत सुंदर सूक्त है कि रात्रि को वो एक औरत समझते हैं कि वो जादू फैला के चली जाती है, और या फिर सुबह होती है, उषा आती है, उषा के सूक्त है। तो उन्होंने उसको अनुभव करना शुरू किया, उसके बारे में गाना शुरू किया। और हमें सबसे हम इस बात में हम गर्वित महसूस करना चाहेंगे कि जो गीत के रूप में प्रस्तुति हमें वेदों में मिलती है कि जहां पर उन्होंने प्रकृति के साथ में गाना शुरू किया, उसकी हर जगह किया गाना तो, लेकिन वो उसकी उपलब्धि हमारे पास में है। अब जब इन्होंने सोचा तो इसके बाद में ये भी सोचने लगे कि ये क्या है, ये इसको जो चमकता है दिन में वो क्या है, जो रात को चमकता है वो क्या है। उन्होंने नाम दिए। उन्होंने ये देखा कि जल से क्या होता है, कहाँ खेती होती है, और इस तरह से कहाँ क्या करते करते, यानी फिलॉसफी के साथ साथ वे प्रकृति को और समाज को और जिंदगी को भी समझने लगे। अब फिलॉसफी क्या है, तो कहेंगे कि फिलॉसफी ही साइंस है, विज्ञान है। यानी हम क्या है और वहां क्या है, ये क्या है, ये क्या सवाल ही विज्ञान का आधार है। और यही सवाल कविता का आधार, ये दर्शन का आधार है। अब कविता क्या है, क्योंकि हम एक रिदम में रहते हैं, हम एक नियतात्मकता में रहते हैं। ये कहा जाता है ना कि आज के वैज्ञानिकों ने भी ये कहा है कि भाई कहीं तो कुछ अद्भुत है, कि ये सूर्य है, ये चंद्र है, इसमें ये शक्ति है, ये, लेकिन हम सब एक हैं और एक नियम में है। ऐसा नहीं कि कोई आपस में टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, ऐसा नहीं। सब कुछ नियमबद्ध है, और वो प्राकृतिक नियमबद्ध है, वो नैसर्गिक शक्ति है। तो वो कहाँ पर है, ये खगोलीय जो चीज है या हमारे जीवन में है, वो कहाँ पर है। तो ये समझने के लिए विज्ञान भी आगे बढ़ा, और उससे लिए वहां पर उसका उद्देश्य भी बदला। अब हम ये कहेंगे कि भाई कविता कहां से आ गई। तो कविता वो सूत्रात्मक शैली है या भाषा है जो विज्ञान या फिलॉसफी दोनों की भाषा थी आरंभ में। आपको शायद आश्चर्य होगा कि मैं कहूंगी विज्ञान की भाषा। चलिए मैं आपको ईशा उपनिषद का एक श्लोक बताती हूँ कि वहां पर ये कहते हैं, विद्याम च विद्या च यतस्तदेव वेदो अभयम च। जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ समझ लेता है, अविद्याम मृत्यु तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु जीत लेता है और विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर अविद्या का मतलब विद्याहीनता नहीं है, अविद्या ये एक तरह की ऐसी विद्या जो आदि भौतिक है, जो इस समाज के लिए, इस देश, इस जमीन के लिए है, उसके लिए अविद्या। और वो अविद्या से हम मृत्यु को करते हैं, पार करते हैं, यानी हम अपने शरीर को रखना, उसके जिंदगी को बचाना, और हम किस तरह से बच सकते हैं उस सब की। यहाँ पर उसके शिकार भी आ जाते हैं, यहाँ पर उसकी अग्नि भी हो जाती है, यहाँ पर उसके जीने के उपाय भी हो जाते हैं, कपड़े भी आते हैं, और तरह तरह के खेती भी आती है, सब कुछ आ जाता है। जब मॉडर्न जो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी कहा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन ने भी कहा इसी तरह से कि जब हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि जो बहुत कुछ रहस्यात्मक है, और ये रहस्यात्मकता ही दार्शनिकता का दूसरा रूप है। ये जो आइंस्टाइन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करता है तो वो काल और थ्योरी ऑफ टाइम एंड स्पेस भी करते हैं। और आप देखिए कि हमारे पुराने जो
थे, हमारे पुराने चिंतक थे, उन्होंने भी टाइम स्पेस के बारे में चिंता की है, सोचने, मैं ये नहीं कह रही कि वो वैज्ञानिक तरीके से उधर पहुंच गए थे, लेकिन सोचने की कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ सबसे पुराना जो श्लोक, जो मंत्र है, जिसके बारे में सूक्त है, ना सदीयम सूक्तम, न सदासित न सदासित तमासित तमसा गूढ़म अग्रे। न सद था न असद था, केवल अंधकार था, वो भी अंधकार से आवृत था सबसे पहले। और वहां पर फिर वो काम आता है, यानी काम, उत्पत्ति की इच्छा आती हो, फिर वहां से काल की होती। ये काल को भी वो चक्र के रूप में बताते हैं, यानी उनको मालूम है ये परिवर्तितशील है, परिवर्तनशील है, क्योंकि इस मृत्यु आती जाती रहती है। तो ये ही ये जो चीजें हैं, ये हमारे जीवन में बहुत साधारण रूप से वैज्ञानिकता आ गई। जब जब हम, इसलिए अगर हम वैज्ञानिकता को जिंदगी से या फिलॉसफी से अलग नहीं कर सकते, और हम ये भी कर सकते हैं कि फिलॉसफी और विज्ञान एक है। अब देह से विज्ञानता का क्या है, वैज्ञानिकता का क्या अंतर है? आपको आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में तो जो पंचभूत हैं, आकाश, जल, पृथ्वी आदि, ये सारे जो भूत है, वायु, ये आपके देह में भी है, और वो सृष्टि में भी है। सृष्टि का छोटा रूप ही देह है, ये उनको समझ में आने लगा। और जब ये समझ में आने लगा तो उनको ये लगा कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, आपस में इनका संदर्भ है, और देह की रक्षा करना भी हमारा काम है। तो मैं जब अथर्ववेद का काम कर रही थी, आज से 45 साल पहले रिसर्च कर रही थी, मैं युवा थी, और मुझे इतनी अकल भी नहीं थी कि मैं अथर्ववेद क्यों कर रही हूँ, लेकिन मुझे सीखने में, समझने में टाइम लगा। तो मैं ये कहा जाता था, क्योंकि अथर्ववेद पे बहुत कम काम किया था उस समय तक, अब थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, तो ये कहा जाता था कि भाई अथर्ववेद या तो जादू टोने की किताब है या फिर रोग की है। जब मैं रोग वाले सूक्त पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई, यहाँ पर रोग की तो कोई बात नहीं की है, या तो वो कभी वनस्पति से बात करते हैं, कभी औषध से बात करते हैं, कभी उखल से बात करते हैं, कभी रोगी से बात करते हैं, कभी दवा से बात करते हैं, उससे तो बात की नहीं। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में हमेशा सवाल था, क्योंकि वो बड़े अजीब से मंत्र थे कि बहुत खूबसूरत भी थे, उसमें खूबसूरती भी थी, वो किसी से संवाद कर रहे हैं, यानी वो शक्ति कहीं और से ले रहे हैं, दवाइयों का नाम था, औषधों का नाम था। ऐसा ही हुआ कि जब मैं अ, अ, अपना कृत्या पोइट्री फेस्टिवल चला रही थी, तब मैंने देखा कि यूरोप में बहुत से जो कवि हैं, वो, उनके बायोडेटा में देखा कि वो अस्पताल में काम कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, अस्पताल में। तो मैंने उनसे उनसे भी बात की, क्योंकि मेरा पास सवाल था ये अथर्ववेद वाले। तो जब मैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे चित्र थेरेपी होती है, जैसे गीत थेरेपी होती है, वैसे कविता की भी थेरेपी होती है कुछ देशों में। तो हमने अपने कृत्या फेस्टिवल में इसको करने की कोशिश भी की कि हम कैसे करें इसको। तो हम लोग अपने कवियों को लेके, 20-22 कवि थे विदेशों के सबके, और अस्पताल लेके गए जहाँ कैंसर वार्ड था। हम एक कैंसर वार्ड में गए, एक, बहुत से हमने 4-6 ग्रुप बनाए, और जिस ग्रुप में मैं थी, कैंसर वार्ड में गई, जहां पर ये आयरिश पोइट्री थेरेपिस्ट थी, और शायद कोडम ये वियतनाम के की दो, एक कवि और उसकी ट्रांसलेटर थी। भाषा का बहुत अलग थी, क्योंकि ये लोग मलयालम बोल रहे थे, हम केरल में थे, केरल में ही था हमारा। तो वहां देखा कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल में जो कमरा है, बहुत अच्छा, क्योंकि 5 स्टार होटल जैसा है वो, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें उनके ऊपर टंग रही है, सबके चेहरे पे मूर्धनी। और सबसे ज्यादा जो दुखी थे वो उनके साथ रहने वाले, उनके या तो माता पिता या बच्चे थे। बहुत दुख होता है एक पिता को जब एक किसी अपनी बेटी को, युवा बेटी को ऐसे देखता है। तो केट मेरे साथ में थी, जो आयुष की एक कवित्री है और जो पोइट्री थेरेपिस्ट भी है। तो उन्होंने पहले ट्रांसलेटर के साथ में ये पूछा कि भाई, पहले तो उनसे पूछा आप लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। और इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या समस्या है। तो रोगी से पहले उसके पिता ने कहना शुरू कर दिया कि मेरी तो सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी बेटी इतनी युवा है, और इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा।
कि हाँ, ये बात तो सही है। और केट ने कहा कि ऐसा है कि फिर उसने कुछ लोगों से और बात की और फिर उसने कहा कि आप लोग समुद्र के बहुत किनारे हैं। हाँ, तो क्या मेरा देश बहुत समुद्र के किनारे नहीं है? आपने कभी सोचा है कि समुद्र क्या सोचता है? अब वो लोग सब अपने दुख को भूल गए, समुद्र के बारे में सोचने लगे। और थोड़ी देर में सारे के सब जो रोगी थे और उनके साथ थे, उनके चेहरे पे चमक आने लगी और सब कह रहे मैं बताऊं, मैं बताऊं, मैं बताऊं। यहाँ तक जो नर्सें थी वो भी तैयार हो गई बोलने के लिए। और इस तरह से वो कुछ क्षणों के लिए अपने कष्ट को भूल गए। और तब मुझे लगा कि कविता कितनी बड़ी थेरेपी है। क्यों? क्यों लगा? क्योंकि और जो थेरेपी होती है तो हम उसमें लीन होते हैं। कविता करने में देखिए, गीत सुनते हैं उसमें हम गीत के जो बोल हैं उसमें हम अपने आप को आरोपित करते हैं, लेकिन कविता में हम खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं और अपनी कल्पना को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे मैंने शुरू शुरू में जो कहानी सुनाई थी आपको हंगेरियन की, अ, अ, तो वो कहानी यही बताती है कि वो अपने दर्द से बचने के लिए वो प्रकृति को याद कर रहे हैं, प्रिया को याद कर रहे हैं, प्रेमिका को याद करते हैं। एक अन्य कविता में उन्होंने कहा कि तुमने तो शायद दूसरी शादी कर ली होगी, फिर भी वो उनको याद कर रहे हैं। तो वो अच्छी यादें उनको जीने की शक्ति दे रही है, उनको आगे पुश कर रही है कि वो आगे चले। इसी तरह से एलिसिया के साथ में हुआ कि जब वो अपनी बेटी के लिए कविता लिखने लगी तो उसको एक जीने की शक्ति मिली, एक मुद्दा मिला कि मेरी बेटी है, बाहर है। हालांकि उनकी कविता बेटी को भेजी नहीं गई क्योंकि उसको कम्युनिस्ट मटेरियल कह के उसको रोक दिया गया। साथ ही वो कविताएं बाद तक जाते हुए सालों सालों बाद तक उनके देश के अन्य लोगों को जो गायब हो गए थे उनको भी सहायता करने लगे। मैं ये नहीं कह रही कि वो दवा की जगह इसको आप कविता घोल के खा लें, हालांकि ग्रीक में ऐसा होता था। आप ग्रीक कल्चर में आप देखिए, मृत्यु के समय भी कविता थी और ग्रीक कल्चर में ऐसा था कि कविताओं को जैसे हमारे यहाँ भी था कि हम मंत्र को लिख के और उसको पत्ते में लिख के गुड़क लें, ऐसा था। लेकिन वहां पर था कि वो कविता के नाम पर कुछ लिख के देते थे और वो खा ली जाती थी दवा के रूप। आपको आश्चर्य होगा कि कविता केवल सुख में ही नहीं दुख में भी। देखिए, आप इस्लाम में मरसिया करा जाता है, अरबी में भी एक तरह का रीति होती है जब रोया जाता है। राजस्थान में भी रुदाली वगैरह जो आपने देखा होगा, ये रोते हैं और गाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो ऋग्वेद में भी और अथर्ववेद में भी जो मृत्यु सूक्त है, वहां पर हम वो क्या है, मृत्यु के ऊपर गीत है ना, यम यमी संवाद है, उसमें प्रेम गीत है मृत्यु सूक्त में। यानी शरीर जब दुख में है तो हम सुख की जब करते हैं, क्योंकि कहा क्या जाता है, आज के जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि एवरीथिंग इज इन योर माइंड। अगर आपके मन में प्रफुल्लता है, खुशी है, तो फिर आपका शरीर निरोग होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि उसको दवा की जरूरत नहीं होगी, होगी, दवा की जरूरत होगी, लेकिन निरोग होने लगेगा। अब इस बात को हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा। अब देखिए पूरी दुनिया में आप सारे अफ्रीका के पुराने उसके अफ्रीका बहुत पुराना कल्चर माना जाता है, संस्कृति मानी जाती है। उस पुरानी संस्कृति को आप उठाकर देखें, पुराने गीतों को उठा के देखें, तो उसमें वो यही है कि वो अफ्रीकन जो संस्कृति है उसमें यही कहा जा रहा है कि उन गीतों में कि मुझे जिंदगी दो, मुझे आगे बढ़ो, इस तरह से कहा जाता है। और ये जो गीत है उनके जीवन की है, एक किसी भी अपरोक्ष शक्ति शक्ति से वो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और ये गीत उनको जीने की संबल देते हैं। नेटिव अमेरिकन के आज तक उनके नृत्य और गीत उनकी एक ट्रीटमेंट आज तक जो है उसका हिस्सा है। एक यूरोप से लेके बहुत स्थानों में एशिया में शामनिक शमन, शमन का मतलब होता है शांत करना ही हो जाता है, शामनिक क्रिया चली थी जो आज भी चल रही है। फिर से उनको वो यूरोप में शुरू हुई थी और उसके बाद में बहुत यूरोपीय एशियन देशों में भी फैल गई। वहां शामनिक जो लोग थे वो ये मंत्रों द्वारा ही करते। हमारे देश में भी जो ओझा वगैरह होते हैं वो पढ़कर कुछ ऐसा ठीक करने की कोशिश करते हैं। लोक संस्कृति में देख लीजिए,
केरला में बहुत से ऐसे नृत्य कलाएं हैं लोक संस्कृति के, जैसे पडयनी आदि, वो जो मृत्यु से बात करती है, मृत्यु से संवाद करती है, वो जीने की बात करती है। वो ये बताती है कि कालम कोलम है, जिसमें काल से सीधे एक लड़का है, वो काल से, ये वैसे तो मैंने शतपथ ब्राह्मण में भी ये कथा पढ़ी है कि भाई वो काल से जो है मृत्यु से लड़ जाता है, और मृत्यु से लड़ने के लिए वो शिव की जो रुद्र की पूजा करता है, और रुद्र जो मृत्यु का देवता है, तो जब वो मृत्यु का ही देवता मृत्यु को रोकेगा तो मृत्यु रुक जाएगी। यानी ये कार्य हमारे बहुत पहले से हुआ है, गीतों में, मात्रा, प्रार्थनाओं में, हमारे धर्मों में भी ऐसा होता रहा है। अब आप ये देखिए कि हमारे धर्मों में ऐसा कैसे हुआ है। हिंदू धर्म में आप देख लीजिए, सारे भजन है ना जो हम लोग, और आप सोचिए कि एक बार जब वो शुरू हुआ था, वैष्णव संप्रदाय शुरू हुआ, या आप ये सोचिए संत संप्रदाय था, संत, वो सभी भाषाओं में अलग अलग हुआ, जबकि उस समय तो अलग अलग राज्य थे। वो उस समय तो ये जो सारे राज्य थे वो एक तरह से अलग अलग राजाओं के अधीन थे, लेकिन एक तरह से एक सूत्रता तो थी। जिस समय उत्तर में है मीरा है, उसी समय आपको कबीर भी दिखाई दे रहे हैं, उधर आपको सूरदास भी दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको दक्षिण में भी दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में तिरुकुरल नाम का जो ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें हजारों है, वो तिरुकुरल एक तरह से पूरी जिंदगी के बारे में कथा कहता था, जिसमें 9 शब्द होते थे एक उसमें, और वो एक एक को याद था, एक एक लोगों को, और वो एक तरह से उनकी जीवन, जैसे कहते हैं ना कि उनके लिए कोड था। वो उनको बताता था कि जिंदगी में क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, एक व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपके किस हिस्से में कैसा करना चाहिए। आप कबीर भी है, तो कबीर ने कोई अपनी खुशी के लिए ऐसे नहीं लिख दिया कि भाई मैं कविता लिखने जा रहा हूँ, कोई फेसबुक में डालने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। जिंदगी से समझ रहे थे, समाज की कुरीतियों पे प्रहार करते थे, फिर इसके बाद में वो आध्यात्म से जुड़ते थे। कबीर के लेखन में, जबकि वो कहा जाता है वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वहां पे मैंने देखा कि बहुत से वैदिक जो थे, अथर्ववेद के भी मैंने देखे कि दौ सुपर्णा सयुजा सखा है, एक पंछी जो तरवर रहता, इस तरह के बहुत से आपको दिखाई देते हैं जो समाज में आ गए होंगे। जो फिलॉसफी है वो भी एक बहुत ही लोक के रूप में आ गई। राम रामचरित रामायण जो लिखी गई थी वाल्मीकि, वो महाकाव्य था, लेकिन जब रामचरित लिखा गया तो वो एक लोक के बारे में हो गया। आपको शायद याद होगा कि मुझे तो याद है कि पहले गांव में में चौपालों में रामचरितमानस गाया जाता था, लोगों को याद था। मेरी माँ को भी रामचरितमानस करीब करीब कंठस्थ था। मेरे पिता सुंदरकांड का पाठ रोज कर लेते थे बिना देखे, और घर में कुछ भी होता था तो रामचरितमानस का पाठ होता था। लेकिन इसका औषधीय गुण कहां पर हुआ? जब बिहार से बहुत से लोग बाहर ले जाए गए मजदूरों के रूप में काम करने के लिए, तो उनको क्योंकि रामचरितमानस कंठस्थ था, जब वो गन्नों के मजदूर में मॉरिशस आदि में गन्नों के मजदूरों के खेतों में काम करते थे, दिन भर मार खाते थे और दुखी होते थे, तो रात को चुपचाप ढिबरी की रोशनी में बैठकर रामचरितमानस पढ़ते थे या बोलते थे। उनके पास थी या नहीं, क्योंकि याद होती थी उन दिनों, वो उनको कविता भी शक्ति देती थी और वो शक्ति भी शक्ति देती थी। यहां पर मिल जाती है, हम कविता शब्द नहीं होती है। किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कविता, पोइट्री जो है वो थेरेपी के रूप में अलग है, और पोइट्री एक कविता एक कलात्मकता के रूप में है। हाँ, एक कलात्मकता के रूप में बाद में आनी शुरू हुई, शुरू में तो थेरेपी के रूप में ही रही होगी। गाते हैं क्योंकि कविता में गीतात्मकता होती है, लयात्मकता होती है। जब वो बोलते हैं, रचते हैं, छंद रचते हैं, उस पर नाचते हैं, तो उन पे उससे बचते हैं। अब ये तो पुराने जमाने की बात है। नए जमाने की भी मैंने आपको बात बताई कि भाई नए जमाने में क्या होता है।
ये मैंने दो आपको कहानी बताई एलिसिया की। ये अभी जो विभिन्न अस्पतालों में एक्चुअली ये जो कविता को अ, जो कहना चाहिए कि ये बनाना अ, रोग के में जोड़ना बहुत सालों पहले हो गया था। अमेरिका में एक डॉक्टर थे, उनका नाम मुझे देखना पड़ेगा, और उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि अ, जो अगर रोगियों का इलाज करना है तो उनका मानसिक रूप से उनका स्वस्थ होना जरूरी होगा, क्योंकि वो दुख में नहीं रह सकते। तो उन्होंने ये एक मानसिकता के रूप में एक थेरेपी निकाली भी थी और कई सालों तक उपयोग किया। उसके बाद में ज्यादा नहीं चला, लेकिन यूरोप में ये वापस फिर से आ गया। हमने अब यहाँ पर बहुत थेरेपी के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया है राजस्थान ये भारत में। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि जितने हमारे बड़े बड़े है कवि हैं, जैसे ताओ है, कन्फ्यूशियस है, बुद्ध है, ये जितने भी हमारे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने काव्यात्मकता में ही अपने विचार बताए हैं और वहीं पर उन्होंने जीना। जब कुछ कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मीरा है, वो कविता लिखती है, भजन गाती है, लिखती तो नहीं थी, वो भजन जब गाती थी, या ललित थी जो भजन गाती थी, या रूप भवानी थी जब वो जो गीत गाती थी, निसंदेह वो अपने आप से बाहर निकलने, अपनी पीड़ा से बाहर निकलने की कोशिश करती थी। लेकिन जब वो गाती थी तो उनके भजनों को सुनकर जो दूसरे लोग जो इस पीड़ा में हैं, वो आत्मसात कर लेते और उसके साथ साथ में वो भी उसमें डूब जाते थे। यही कविता की शक्ति रही है। यहाँ पर कविता जो है ये आपको शक्ति के रूप में आ गई। अब किसी ने मुझे ये भी पूछा कि भाई देखिए, विज्ञान को क्या नकारें? नहीं, विज्ञान को कैसे नकारेंगे, विज्ञान तो है ही। तो फिर जिंदगी में हर कोई तो कविता नहीं लिखता। नहीं, नहीं लिखता, कल्पना तो कर सकता है ना। और खास तौर से कल्पना करके वो उस अच्छी, अगर हम कष्ट में हैं तो हम अच्छाई की कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी हालत में हमें कविता बहुत ही ज्यादा उपयोगी महसूस होगी। हमने ऐसे कोर्स, ऐसे हमने काम किए कि हम जब हमारे फेस्टिवल हुआ था तो हम कवियों को जेल लेके गए। अब आप ये बताइए कि जेल में कवियों का क्या काम, वो भी जो कवि जो बाहर से आए हैं। तो हमारे साथ में अतोल बेहरामोगलू तुर्की के कवि थे। उन्होंने कैदियों से ये कहा कि अच्छा, यहाँ केरल के जो प्रिजन है या जेल है, यहाँ पहली बार ऐसा हुआ था जो उन्होंने ये कैदियों से ये कहा कि ये कहानी सुनाई, कि मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बताया कि मेरे पिता जब छोटे थे तब युद्ध हुआ था, और युद्ध में वो एक तरह से उनको जेल बंद उनको अनाथालय में दे दिया गया था। वहां अनाथालय से वो निकले और उन्होंने वो एक तरह से इंजीनियर बन के निकले, और आज उनका बेटा अपने देश का सबसे बड़ा कवि बन गया। तो क्या कविता को मैं अपने पूर्व स्मृति के रूप में लेकर आया, और यही बात कैदियों के मुंह पे चमक दे गया, हंसने लगे। जब मैं पहले दो बार मैंने कोशिश की कि मैं जेल में कवियों को ले जाऊं, तो जेलर ने, यहाँ पर बहुत अच्छे जेल हैं, यहाँ पर रोटी बनाते हैं, वो चिकन बनाते हैं, बेचते हैं, सामान बनाते हैं, बेचते हैं। तो जो वहां के आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आते हैं, कुछ भी करके चले जाते हैं और किताब तक नहीं देते हैं, हम उसको क्या करेंगे कवि। तो मैंने सिर्फ उसको मेल लिखा कि मैंने कहा सर, आप उनका शारीरिक विकास तो कर रहे हैं कि आप उनको खाना बनाने में लगा रहे हैं, आप उनको उनका काम लग रहा है, लेकिन उनका मानसिक विकास क्या है, उनके मन के जो भ्रम है, विभ्रम है, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वहां पर आप उनको एक थेरेपी दे सकते हैं, और ये थेरेपी होती है कविता। क्योंकि अगर कविता ही ना हो, कला भी हो, वो चित्रकला करें, वो कुछ करें, वो खेलें, वो नाटक करें,
क्योंकि हमारे यहाँ तो देखिए कि काव्य शास्त्र का ही अंग नाट्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र में नाट्य भी आता है, काव्य शास्त्र के अंदर सब कुछ आता है ना, मतलब नाट्य शास्त्र भी आता है, काव्य शास्त्र में में कविता तो आती ही है, लेकिन जो बाकी है जो महाकाव्य है, जिसको जो बाद में हमारे गद्य के रूप में बने हैं, गद्य माने गए हैं, वो सब उसी में आते हैं। तो कविता तो उसका बेस है। दूसरी बात, फिर हम गए अनाथालय में। हमारे पास समस्या ये थी कि अनाथालय में छोटे छोटे बच्चे थे, और पहली से लेके 8वीं तक उनको मलयालम के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन उन्होंने देशों के नाम सीख रखे थे। तो जब हमारे 12 देश 15 देश के कवि थे, 15-20 देश के कवि थे, और वो गए, तो हमने उनको परिचय करवाया कि तुमने चीन का नाम सुना है, ये चीन के हैं। अब वो बहुत खुश हो गए, अरे चीन का आदमी कवि उनके सामने है, खूब खुश हो गए, ताली बजाने लगे। फिर बताया ये तुर्की के हैं। इसके बाद में उनको पहले तो मलयालम में ही, मलयालम के कवि ने गाने वाने के लिए कहा, और उसके बाद में उन्होंने उनसे अपने बचपन की कविताएं, जो बचपन में राइम्स थे, वो नाच नाच के गाते थे, उनके साथ में एक एक ने आकर किया, और वो सब सीख गए, बहुत जल्दी सीख गए। उनकी भाषा नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन वो रिदम को पकड़ गए। और अंत में हुआ ये कि दिन में के अंत में जब हम वापस आ रहे थे, तो वो उन लोगों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे। अब इसका असर क्या हो सकता है, मैंने बाद में सोचा कि जब ये लोग कहानी सुन रहे हैं, हम इनसे मिले, ये कहा बहुत खूबसूरत उनका एक स्मृति हो गई, और जब वे बड़े होंगे तो इस स्मृति के साथ होंगे, अरे हम उससे मिले थे, हमने ऐसा हुआ। और हो सकता है कि वो आगे बढ़कर जिंदगी में पढ़ने में ज्यादा रुचि दिखाएं, आगे बढ़ने में, दुनिया को देखने में, अरे मैंने दुनिया के सारे के लोगों को यहाँ देख लिया, उनकी भाषा सुन ली, उनके साथ मैंने आंच लिया, तो मैं उस देश में जाऊंगा, उसके बारे में रुचि दिखाएं, तो ये उनके आगे की प्रोग्रेस के लिए भी हो। वहीं पे एक वृद्धाश्रम भी था, उसी से जुड़ा, उसी का हिस्सा था। वहां जब हम अंदर गए, तो पता पड़ा कि एक 99 ईयर्स के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया, मैं अपनी जवानी तक, मैंने बुढ़ापे तक कविता लिखी है, और वो अंग्रेजी बोल रहे थे। हमें तो पता भी नहीं था इस बारे में, और उन्होंने बहुत खुशी से उन लोगों से संवाद किया। यानी मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो कार्य है, थेरेपी के रूप में हमने इस तरह से उसका उपयोग किया। अब मैं किसी स्कूल में जो कैंप होते हैं, ग्रीष्मकालीन कैंप में गई। तो ग्रीष्मकालीन कैंप में मैंने बच्चों से पूछा कि भाई आप लोगों को किसी को ने कविता ही सुनते हैं? कौन सुनता आजकल कविता, कोई नहीं सुनता। कहानी सुनते हो भाई? कहानी तो नहीं, फिल्म देखते हैं। अब तो नाना नानी को भी कहानी सुनाने का क्या टाइम नहीं है, वो भी सीरियल देखने लगते हैं सब जगह, सब भाषाओं में। तो फिर वो बच्चे कहाँ से देखेंगे? बच्चों को कोई, तुमने कुछ राइम्स तो सीखी होंगी। बोले हाँ। उससे पूछा कि तुम किसी से पूछा भाई किसको क्या सब्जेक्ट पसंद है। तो वो छोटे बच्चे थे, जिसमें हम चौथी तीसरी चौथी से लेके 8वीं तक के, तो वे वही जानते थे जो उनके माता पिता ने सीखा, बताया। तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है। पूछा कौन सा विषय है, आधों ने बताया कि गणित। ठीक है, बहुत अच्छा विषय है। अब तुम बताओ कि और विज्ञान है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। कभी कुछ तुमने कुछ लिखा है कविता के नाम पे? सबकी तरफ से 0 हो गया। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद में मैंने उनसे कहा कि तुमको पता है पाइथागोरस ने क्या कहा है? एवरीथिंग इज नंबर। हर चीज नंबर है। क्यों है नंबर? इस दुनिया जो है वो नंबर ही है। और नंबर क्यों है? क्योंकि यही दुनिया गुत्थी सुलझाना, दुनिया की गुत्थी सुलझाना ही नंबर है। साइंस के साथ में नंबरों की जरूरत होती है, तभी गणित जरूरी है। लेकिन गुत्थी कैसे सुलझाएं, ये भी एक सवाल है। फिर मैंने बताया कि जो लीलावतीयम नाम की पुस्तक थी, उस लीलावतीयम पुस्तक को इस खगोल शास्त्री, एक हमारे बहुत बड़े
खगोल शास्त्री ने उनका उसको लिखी थी। वो अपनी बेटी लीला के नाम पर, लीलावती के नाम पर लिखी थी, लेकिन वो सबसे सुंदर सब और बहुत खूबसूरत गणित की पुस्तक थी। लेकिन उसकी भाषा क्या थी? कविता थी। यानी गणित को समझने के लिए कविता थी। कविता क्या था? कविता क्यों? क्योंकि वो सूत्र शैली में आ जाती है, यानी फॉर्मूला बन, आपको याद हो जल्दी हो जाता है, समझ जल्दी आ जाता है। और तो वो लीलावती बहुत सुंदर कविता है या बहुत सुंदर गणित की किताब है, इसमें आप भेद नहीं कर पाएंगे। उमर खयाम कहा जाता है कि वो जितने बड़े कवि थे उससे कहीं बड़े खगोल शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। लोग बहुत गलती करते हैं, कहते हैं भाई मैं तो गणित का हूं, मुझे तो कविता नहीं मालूम। नहीं दो, अब दोनों में क्या समानता है? कविता में जिंदगी के सवालों को इस तरह से फैलाया जाता है कि जैसे गणित की किसी समस्या को हल करने के लिए पहले उसको अलग अलग किया जाता है और फिर उनको जोड़ा जाता है। यही काम कविता में भी होता है। तो कविता जो है वो गणित के समकक्ष जाती है। कवि का दिमाग, मस्तिष्क और एक गणितज्ञ का मस्तिष्क करीब करीब एक सा है। वो अच्छा कवि होना चाहिए जो इस तरह से कहा भी गया है कि आप जिंदगी को समझने के लिए, साइक्रेटिक ने कहा है कि भाई आप ऐसा कीजिए कि जिंदगी को समझने के लिए आप इसको इस तरह से फैला लीजिए, इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह से फैला लीजिए जैसे कोई गणित की समस्या है। और जब वो समस्या अलग अलग हो जाएगी तब उसको आप जोड़कर देखिए कि कहाँ लाभ है और कहाँ हानि है, कहाँ जमा है और कहाँ घटाव है, और फिर उसके बाद में जोड़िए तो आपका आ जाएगा। बच्चे बड़े खुश हुए समझाने के बाद में। फिर मैंने उनको बताया कि भाई ये जो फिलोसफी है, ये जो साइंस है, ये भी कविता में लिखी गई है और कविता में बात नहीं कर रही और फिलोसफी और साइंस एक ही है। इसके बाद में ये अलग अलग हुए, इसके बाद साइंस के भी अलग भेद होने लगे। फिर इसके बाद में फिजिक्स जो और वगैरह हुआ, इसके बाद में फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वगैरह हुआ। बायोलॉजी में भी विभाग हुए, फिर देह में भी हो गए। अब तो ये है कि दांत का डॉक्टर अलग है, दांत में भी 4 तरह के डॉक्टर होंगे, जो आपकी दाढ़ को भी देख सके, जो सामने के दांत को कर सके, जो आपकी सफाई कर सके, अलग अलग हो जाएंगे। यानी हमने उसको अलग अलग इसलिए फैला दिया जिससे हमारे लिए सुविधा हो जाए और हम अच्छी तरह से काम कर सके। तो इसी तरह से हम एक ही था और उसको हमने अलग किया। इस बात को सुनने के बाद में उन बच्चों से मैंने कहा बच्चों एक काम करो, अब आप कभी कविता पढ़ने की इच्छा करोगे? बोले हाँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं तुम कुछ लिखो। कहते कविता कैसे लिखी जाती है? मैंने कुछ भी लिख दो, वो कविता हो जाती है, जो तुम्हारी अपनी मर्जी से लिखना है वो लिख दो। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिख दी। मैं उसकी दृष्टि से नहीं कह रही कि उनकी काव्यात्मकता की दृष्टि से मैं नहीं कह रही, काव्यात्मक की दृष्टि से नहीं, बल्कि उनके अपने माँ बाप की जो कष्ट था, माँ बाप से जो वो नहीं बोल पाते थे, उसके बारे में उन्होंने लिख दिया कि उन्होंने जैसे एक ने लिखा कि मेरे पास में एक अमरूद का पेड़ है मेरे बगीचे में, और मेरे पिता उसको काटना चाहते हैं जबकि मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जिसमें इसमें से कुछ कविता सुनाते हो। जैसे एक ने लिखा था, अभिनव नाम के बच्चे ने, ए फ्रेंड ऑफ माइंड ड्रिंकिंग सम लाइम, हैविंग फ्रेंडशिप विद मी एवरी टाइम, ड्रिंकिंग विद मी, ऑलवेज ड्रीमिंग हेल्दी ड्रीम्स। ये थी उन्होंने बहुत अच्छी सी बना दी। फिर इसके बाद में कुछ तो उन्होंने कॉपी भी किया, जैसे स्टार स्टार शूटिंग स्टार वेयर यू सोर इन द स्काई, ये पूरा उन्होंने जो राइम थी उसकी नकल कर ली। लेकिन कुछ कविताओं में उन्होंने किया कि जैसे once there was a bird who sings to me while I was on the bed, and one day my father sold it for money, bad luck, I lost it। बस हो गई कविता। लेकिन उन्होंने अपने कष्ट को हटा दिया। और जैसे उन्होंने कहा बास्केट फुटबॉल 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 फुटबॉल, दैट्स ऑल इन माय माइंड ऑफ द पॉल, with the boot of Adidas,
with the sign guard of Puma, with the official jersey, a fan James and Neymar with a small love for basketball. वो चाहता तो बास्केटबॉल खेलना होता, लेकिन उसके पिता चाहते होंगे कि नहीं भाई तुम फुटबॉल खेलो, और उसने भी एक कर दिया। कुछ तो बहुत सिंपल थी, जैसे आई सॉ a tree. I remember the time when me and my friend playing in on the tree, climbing on it. When I climb on the tree, I see the blue sky, sparking ocean, sailing ship on it, and I like the tree. तो ये छोटे छोटी सी थी उनकी कविताएं, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चों ने कभी जिंदगी में कहानी नहीं लिखी, कविता नहीं लिखी, वो अब हम इसका कविता थेरेपी का उपयोग कैसे करें? हम आज के बच्चों को जब बहुत टेंशन में हो जाते हैं, मैथ्स गणित वगैरह पढ़ा पढ़ा के, आजकल स्कूलों में क्या होता है, टीचर पढ़ाती हैं कि रहीम के दोहे। मेरे बच्चे बहुत पसंद नहीं करते थे कविता को, क्योंकि रहीम के दोहे, उसका भावार्थ लिखो, उसका अनुवाद लिखो, उसका पदपाठ लिखो, उसको ऐसा करो, उसको वैसा करो। तो बच्चे कहते थे कि ये क्या है, उसको तो फिर ये मैं गणित करूं, इतना समय लगाऊं, या मैं वो कविता को अनुभूत करना नहीं सिखाते हैं। और अगर वो कविता को अनुभूत करना सिखाते हैं, उसके गणित के उनके नंबरों के पे ना जाए, तो आप ये देखिए कि वो बच्चे गणित में बहुत अच्छा करेंगे, विज्ञान में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका जो मानसिक टेंशन है वो कविता एब्सॉर्ब कर लेगी, क्योंकि उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ती जाएगी, वो सोचते रहेंगे। और यहाँ की जो कल्पना शक्ति का जो बढ़ना है, वो वहां की उनकी पढ़ाई में भी सहायता करेगा। मैं एक बार वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज का एक लड़का था जिसको कविता में शौक था। उसने कहा कि हमारे यहाँ जो प्रोग्राम होते हैं मैडम, वहां पर कविता कभी नहीं सुनाई जाती है। कोई बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कोई पार्टिसिपेट होगा या नहीं होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास 2 लोग होंगे तो भी मैं आ जाऊंगी। मैडम आप किसी और को बता दीजिए, कहीं आपको बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। जब मैं वहां गई कॉलेज में और मैंने देखा कि उनको वेट करना पड़ा, क्योंकि कोई आया ही नहीं डर के मारे। और फिर वो बटोर के लेकर आए 5-6 लोगों को। एक आध तो ऐसा था, इन्होंने बचपन से जो कहते हैं ना कविता पाठ में, कविता पारायण में भाग लिया था, याद कर करके कविताएं की थी और वो इस तरह की कविता कर रहे थे। 1-2 तो ऐसे थे, मैंने उनको ज्यादा वो ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक लड़की है, उसने कहा कि मैंने यूट्यूब में मैंने पियानो सुना था और उसकी मुझे लहरियां बहुत पसंद आई थी, और उसने पियानो पर एक कविता सुनाई, और जो बहुत 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 अच्छी तरह से नहीं लिखी गई थी, लेकिन एक नई कल्पना थी। एक और बच्चा आया, उसने कहा कि मेरे पिता ऐसा करते हैं, वो ऐसा सोचते हैं। अब हो रहा था कि वो लोग सोच रहे थे कि जिन्होंने याद करके, या जिन्होंने बचपन में कविता, छोटा 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं, एक आध लोग तो मिल जाते हैं जिन्होंने कविता को बहुत ही, क्योंकि केरल में कविता गाई भी जाती है, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता मतलब लिख के वो किसी रोने वाली, गाने वाली कविता, करुणा रस की कविता सुनाई थी। तो उन्होंने सोचा उनको प्राइज मिलेगा, लेकिन प्राइज मिल गया इस लड़की को। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मेरे साथ तो एक और थी अध्यापिक, वो कवि ही। तो मुझे लगा कि जो अपनी कल्पना को फलीभूत करता है, आप फिल्म देख के भी कविता लिख लेते हैं और उसके बाद में आप खुश हो जाते हैं। तो ये जो फलीभूत करता है वही कविता कर सकता है। तो यही हम मेरी किताब है, द फिस्ट विच ओपन्स, ए पोइट्री थेरेपी फ्रॉम डिस्टेंस पास्ट टू प्रेजेंट फ्यूचर। ये मेरी किताब है। मुझे नहीं पता कि आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, या कैसी दिख रही है, मुझे नहीं पता। ये मेरी किताब है, इसको आप देखिए। इसमें, इस किताब में पूरा इसको, इसके बारे में किया है कि पूरी जो उसकी जर्नी है उसके बारे में बात की है। और ये किताब हवाकल कोलकाता से प्रकाशित है, अंग्रेजी में है। और अंग्रेजी में लिखने का कारण ये था कि इस ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। और इसको हवाकल आप फेसबुक में भी देख कर, वहां से अगर आप चाहें तो उसको मंगवा सकते हैं। ये इसकी पहला सीरीज है जहां पर मैंने इसका टेक्निकल कि भाई कब पोइट्री थेरेपी होती क्या है, और पोइट्री थेरेपी कहाँ थी, प्रेजेंट में क्या, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक क्या हिस्ट्री है। और अभी मुझे बहुत से लोग मिले, जैसे अभी नॉर्वे के एक कवि ने बताया कि वो साइकेट्रिक है,
और उन्होंने, मुझे तब नहीं पता था जब मैंने एक किताब लिखी थी, तो उन्होंने बताया, हेल्गे तोरविंद नाम के एक नॉर्वे के कवि हैं जो कृत्या टॉक में आए थे, उन्होंने बताया कि भाई मैंने तो पोइट्री थेरेपी को, सबसे पहले पोइट्री थेरेपी को नॉर्वे में यूज करने वाला मैं था, क्योंकि मैं साइकेट्रिक था, मनोवैज्ञानिक था। और मैंने देखा कि अ, ये जो कविता है ये बहुत ही बहुत आपको जोड़ती है लोगों से, आपके मानसिक कष्टों को दूर करती है। ये जो हेल्गे थे, उनकी किताब मुझे सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो हेल्गे की जो कविता थी, हेल्गे को खुद को भी कैंसर हो गया था, और उन्होंने कैंसर वार्ड से कविता, मैंने उनकी किताबों, पूरी किताब का, छोटी किताब है उसका अनुवाद किया, तो उन्होंने कैंसर वार्ड से कविता लिखी। लेकिन उस कविता में खिड़की से झांकते छोटे से दृश्य में प्रकृति मात्र थी। कहा जाता है ना कि अगर एक रोगी को खिड़की है मिल जाए, खिड़की पर से आसमान मिल जाए, एक पेड़ मिल जाए, तो रोगी की जिंदगी थोड़ी सी बढ़ जाती। और उनकी 3 कविता है रात्रि पे, जो नाइट उनकी पूरी बिना जगे हुए ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद में थी वहां, तो उसमें के बारे में वर्णन है। उनकी किताब में भी उन्होंने अलाबामा, अलाबामा का वही शामनिक होते हैं जो नेटिव अमेरिकन, उसके बारे में अलाबामा के नाम से ही निकाली है। और उन्होंने कविताओं में प्रकृति को, सौंदर्य के जो विभिन्न रूप हैं, मानवीय रूप हैं, उसको बहुत सुंदर रूप से किया। और सबसे मजेदार बात उन्होंने बताई कि नॉर्वे हालांकि बहुत प्राकृतिक देश है, लेकिन लोगों के पास पैसा आने से प्रकृति को खराब करने के लिए, यानी पहाड़ों को खरीदना, वहां पे अपने हाउसेस बनाना वगैरह शुरू कर दिए, जो वहां पर नहीं था, पहले प्रचलन नहीं था, बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। तो उन्होंने इस पे कविता लिखी, और वो कविता पढ़कर सरकार ने ये निर्देश दिया कि इस एरिया में कोई भी ना वृक्ष काटा जाएगा, ना समुद्र पर एक तिनका भी डाला जाएगा। लोग आप आइए, समुद्र देखिए, लेकिन आपका वहां पर कचरे का एक तिनका नहीं होना चाहिए। वो उसमें उन्होंने प्रकृति के बारे में बताया। तो कविता में शक्ति है, बहुत तरीके से शक्ति है। ये जरूरत है कि हम उसको कैसे उपयोग करें, कहाँ उपयोग करें। हमारी जिंदगी को बचाने के लिए सबसे अधिक उपयोग कर सकते हैं, और वो एक पोइट्री थेरेपी के रूप में हमारी जिंदगी को बचाने से, हमारे मानसिक कष्टों के रूप को बचाने के लिए काम आ सकती है। अभी हम जब पोइट्री फेस्ट, ये जो पेंडेमिक चल रहा है, और मैंने कृत्या फेस्टिवल चलाया था, तो उस समय जो मध्य सेंट्रल अमेरिका थे, वहां के लिए मुझे 3 दिन का अलग फेस्टिवल चलाना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि वहां की जो कविता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि वहां अभी भी बहुत ड्रगिस्ट है, वहां पे गरीबी है, वहां पर सबसे ज्यादा जेलें हैं, वहां सबसे ज्यादा कष्ट है, जेलों की हालत खराब है, और वहां पर जो पावर है वो अभी भी जुर्म बहुत ज्यादा कर रही है, और वहां सबसे ज्यादा कविता चल रही है, यानी कविता विद्रोह करना भी जान रही है। तो और पेंडेमिक में आपने देखा बहुत से पोइट्री फेस्टिवल्स हुए। क्यों हुए इतने सारे? बहुत जगह आप देखिए, हर जगह कोई कविता सुना रहा है, हर कोई जगह कविता सुना रहा है। क्यों सुना रहा है? क्योंकि कविता कहीं ना कहीं सहायता दे रही है। मैं ये नहीं कह रही कि फेसबुक की हर कविता आपको सहायता कर रही है, कभी कभी तो हम नकल करने के लिए भी कर लेते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन कुछ भी हो, आप कविता से जुड़ते हैं तो हो जाता है। चलिए, मैं एक कविता से अपनी बात खत्म कर लेती हूँ। मेरी एक छोटी सी कविता है, देहांतर। मतलब हम लोग बॉडी, जिसे कहते हैं ना, देह के बाद में हमारा जो देह का देहांतर को हम देहांत भी कहते हैं, यानी मृत्यु, और देहांतर में हम कहते हैं कि आत्मा का एक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। ये देहांतर हमें जिंदगी में कई बार होता है। जब हम एक घर से दूसरे घर जाते हैं, हमारी देह एक जगह से निकल के दूसरी जगह आती है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो हमारा बहुत कुछ छूट जाता है, और बहुत कुछ साथ आ जाता है, बहुत कुछ नया मिल जाता है। तो ये छोटी सी कविता है, देहांतर। ये पोइट्री थेरेपी की नहीं, के लिए नहीं है, ये तो मैंने सोचा आखिर में आपको कविता सुनाई दूं, इसलिए। 7 मंजिल ऊपरी जमीन पर तलवे टिकाते ही मैं उस ठंडक को उतार कर रख देती हूँ, जो गोबर से लेपे आंगन से चली आई है मेरे साथ।
और स्वेटर की तरह पहन लेती हूँ खिड़कियों, अलमारियों और दीवारों से घिरे उस कमरे को। आसपास मेरी देह पर बेल की तरह चढ़ जाता है। एक घर से दूसरे घर तक जाते हुए पिछले घर के कुछ रेशे मेरी देह पर रह जाते हैं। मेरे दूसरे घर की दीवारें धूप से बनी हैं, अंधेरे के साथ खो जाती हैं। इस घर घर को पहनना मेरे लिए नींद सा सपनदार होता है। मैं सपने से हकीकत की ओर चलना शुरू करती हूँ और अंत में इस अंतिम घर में मेरा इंतजार करता है एक तकिया, बिस्तरे का हिस्सा और दक्षिण की ओर खुलने वाली खिड़की। दक्षिण मृत्यु का घर है। मैं उसे अपनी देह बनाकर इस तकिए पर ले आती हूँ। शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। मेरा समय करीब करीब खत्म हो गया है। कोई मुझे मैं चाहती तो थी कि मैं एक और कविता सुना लेती जो मेरी दर्द से जुड़ी। मैं चलिए उसी से सुनाती हूँ कि मैंने ऐसी बहुत सी कविताएं लिखी जिसके लिए ये कहा जाता है कि भाई जो मेरे पीड़ा से शारीरिक पीड़ाओं से जुड़ी हुई है और जिसको मैं कह सकती हूँ कि दर्द से है। तो वो मैंने पोइट्री थेरेपी के लिए अपने लिए लिखी थी। यानी मुझे इतना तकलीफ थी तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी तो अपनी पोइट्री थेरेपी करनी चाहिए। वेरिकोस। वेरिकोस तो आप जानते होंगे ना, पैरों में तुम खड़े रहते हैं तो नसें नीचे फूल जाती हैं। वेरिकोस। कुछ चींटियां उतरती है मेरी जांघों से जमीन की ओर, उन सब सपनों को मुंह में दबाए जो जिंदा रहने से बच गए। छोड़ती हुई नीली विस्मृतियां अपने पीछे उतरती जाती हैं। उनके मुंह से उनके मुंह में पिघलते दर्द और मुस्कुराते हैं नीली लकीरों में। मैं सभी पीड़ाओं को तलवों में समेट धरती के हवाले कर देती। मेरी कोस दो। मेरे धड़ के नीचे दो थैले खड़े हाँफ रहे हैं, लबालब मेरी ऊब के सामानों से। इन ऊबों में है कामों की लिस्ट जो मेरे दायरे में ही नहीं आती। न जाने किस कमबख्ती कानून ने मुझे ये लिस्ट दी और मैं राका की सहेली बन गई। भूल गई इन कामों में जिसमें मैं तख्त भर नहीं थी। मेरी वेरिकोस रेखाएं मुझ पर ठक ठक सवाल ठोकती हैं और मैं अपने पंजों को हथेली में दबाए चीख को जीभ के नीचे रख लेती हूँ। इस तरह से मेरी बहुत सी कविता है जो मैंने अपने दुखों को, पीड़ाओं को ऐसे मुक्ति पाने के लिए या मैंने ऐसे ही लिखी। मेरे अंदर अथर्ववेद का ऋषि जीवित हो गए होंगे, उन्होंने कहा कि भाई इससे मुक्ति पाओ। तो मैं फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सुना। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए। आप अगर चाहें तो कविता ये की पुस्तक पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत महंगी पुस्तक भी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा के ऊपर है। हालांकि इसके बारे में अच्छी राय आई है। तो शुक्रिया। शुक्रिया आपका पब्लिक नामा। बहुत बहुत आभार।